Hello, my name is Ashish Sharma and this is our third lecture on electromagnetism, and in this lecture we will discuss about gold leaf electroscope. तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? चार्ज का जो अमाउंट जो होता है उसको मेजर करने में हेल्प करेगा, अपने को एक आइडिया देगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो कितनी ज्यादा हैवीली चार्ज्ड है। ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट, उन दोनों में से ज्यादा चार्ज कौन है। साथ के साथ ये हमें नेचर जो होगा चार्ज पे किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको पता लगाने में भी हेल्प करेगा। तो किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये एक ग्लास बॉक्स है, ग्लास का बना हुआ है ताकि एयर वगैरह अंदर कोई इफेक्ट ना ला पाए। यहाँ पे आपके पास एक गोल्ड फॉइल है। ये जो फॉइल जो है ये किसकी बनी हुई है? गोल्ड की बनी हुई है, क्योंकि गोल्ड एक अच्छा कंडक्टर होता है। ये आपकी मेटल रोड है और यहाँ पे रबर यूज किया गया है इंसुलेशन के लिए। क्या यूज किया गया है? रबर यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया है उसकी भी अपन बात करेंगे। तो जो मेटल है वो चार्ज को क्या कराता है? फ्लो कराता है। तो अपने पास जैसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर आपको चार्ज का नेचर पता करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किस टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उस केस में किस तरीके से काम करता है उसको समझते हैं। अगर आपको चार्ज का नेचर पता करना है तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट ऐसा होना जरूरी है जिसका या जिसके ऊपर आपको ये पता हो कि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको पता करने के लिए आपके पास एक नॉन होना चाहिए और एक होगा अननोन जिसका हम पता करेंगे। क्लियर है? नॉन को मान लेते हैं कि नॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज था। कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। तो जब हम इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे टच कराएंगे, इसको कांटेक्ट में लाएंगे, एक रोड है, मान लीजिए एक रोड है जिसके ऊपर हमें चार्ज पता है कि पॉजिटिव है, एक दूसरी रोड है जिसके ऊपर हमें चार्ज नहीं पता। तो हम इसको इसको यहाँ पे जब टच कराएंगे, कांटेक्ट में लेकर आएंगे, तो उसका चार्ज क्या होगा? इस मेटल के थ्रू फ्लो होकर कहाँ पे आ जाएगा? गोल्ड फॉइल पे आ जाएगा। अब गोल्ड फॉइल के दोनों केस में, जैसे मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इस पार्ट जो ये इधर वाली जो लीफ है इस पे भी पॉजिटिव आएगा, इस पे भी पॉजिटिव आएगा। दोनों सेम जब पॉजिटिव आएंगी तो क्या होगा? ये जस्ट लाइक दिस, ऐसे है ये लीफ, तो इनके बीच क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो जब आपने नॉन को यहाँ पे टच कराया तो रिपल्शन हुआ, हो गया सर, ठीक है। अब जब आप अननोन रोड को यहाँ पे टच कराते हो तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये लीव और ज्यादा दूर हट सकती है या ये लीव और पास आ सकती है। क्या आ सकती है? पास आ सकती है। जब आपने इसको टच कराया तो गोल्ड लीफ या तो दूर जा सकती है या पास आ सकती है। पास आ सकती है। तो अगर और ज्यादा दूर गई इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज पे पहले था उतना ही उसी नेचर का कुछ चार्ज और दिया गया है, तभी तो बढ़ेगा, तभी तो भाई इनका बीच का रिपल्शन बढ़ेगा। मतलब अगर ये दूर गया तो जो नॉन का जो चार्ज होगा उसी नेचर का चार्ज इसका होगा, मतलब पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी। लेकिन अगर आपने जब अननोन रोड को टच कराया और ये जो गोल्ड लीफ है थोड़ी पास आ गई, इसको टच कराने के बाद इसको टच करा रहे हो, थोड़ी पास आ गई, पास आ रही है, इसका मतलब कि भैया इसका जो चार्ज है वो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज। क्योंकि अगर इसका नेचर और इसका नेचर सेम होता तो सेम नेचर के तो और ज्यादा बढ़ता बढ़ता तो रिपल्सन बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये पास आई, पास आई इसका मतलब अपोजिट नेचर है। जब अगर पास आ रही है तो मतलब ये कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। लेकिन क्या नेचर पता लगाने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्कोप की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक नॉन रोड होगी तो हम वैसे ही बता देंगे, अननोन रोड को इसके पास लेकर आएंगे। अगर ये अट्रैक्ट करता है तो अगर ये पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये रिपल्शन करता है तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोस्कोप का मेन यूज नेचर पता करने का होता ही नहीं है। तो मेन यूज फिर क्या होता है? ये कंपैरिजन दे सकता है आपको कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट था वो कितना चार्ज था,
कितना चार्ज था या दोनों में से कौन ज़्यादा चार्ज था। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे अपन, किस तरीके से प्रोसेस करेगा ये, तो ये तो अपन हटा देते हैं और इसके लिए ज़रूरत भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास नॉन रोड है तो आप वैसे ही पता लगा लोगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था ए, अगर मैं इसको टच कराता हूँ तो ये दूर हटता है, तो जो यहाँ से डाइवर्जेंस होगा वो अमाउंट बताएगा। आप सोचो, अगर इस पे चार्ज ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, यहाँ ज़्यादा चार्ज आएगा तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो व्हेन एनी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट comes in contact with metal rod of electroscope, charge flows from object to gold leaf through the metal rod। मेटल रोड से होता हुआ चार्ज कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है। और अगर चार्ज यहाँ पहुंच गया है तो ये क्या होगी, सेम चार्ज पहुंच रहा है भाई, एक ही तो ऑब्जेक्ट है, इसमें तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो ये रिपल्शन होगा। तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब कितना ज्यादा फैल रहा है। अगर ये वर्ड आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये कह सकते हो कि स्प्रेड ऑफ लीव्स ऑफ गोल्ड फॉइल गिव क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ चार्ज। तो चार्ज की क्वांटिटी के बारे में हमें बताएंगे, जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट चार्ज है। तो जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है। तो पहले मैंने ए को टच कराया और इसका स्प्रेड मैंने नोट कर लिया कि इतने डिग्री तक ये जो है एक्सपेंड हुआ। उसके बाद मैंने वापस से इसको डिस्चार्ज कर दिया, मान लीजिए हाथ लगाकर किसी भी तरीके से इसको डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, ये वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ गया। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मान लीजिए आपने जब फॉइल बनाई हुई थी, मान लीजिए कितनी डिग्री पे था, 30 डिग्री पे था, इन दोनों के बीच एंगल 30 डिग्री था। फिर जब आपने ए ऑब्जेक्ट को टच कराया तो मान लीजिए कितने पे गया, 45 डिग्री पे चला गया। तो कितना एक्सपेंशन हुआ, 15 डिग्री का ओरिजिनल पोजीशन से। तो आप वापस इसको टच करोगे, इसका चार्ज को न्यूट्रलाइज करोगे और वापस आप इसकी पोजीशन कहाँ ले आओगे, 30 डिग्री पर ले आओगे। और 30 डिग्री पर लाने के बाद आप क्या करोगे, बी का जो चार्ज है उसको फ्लो कराओगे, बी का जो चार्ज है आप उसको फ्लो कराओगे, मतलब बी को यहाँ पे टच कराओगे तो उसका चार्ज यहाँ फ्लो होगा, गोल्ड लीफ पे आएगा। और मान लीजिए इस बार 60 डिग्री तक क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 45 से ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि बी ए के कंपेरेटिवली ज्यादा चार्ज है, बी ए के कंपेरेटिवली ज्यादा चार्ज है। अगर स्प्रेड ए में ज्यादा आ रहा है और बी बी के टाइम पे कम आ रहा है तो ए ज्यादा चार्ज है। तो ये अपने को एक क्वांटिटेटिव आइडिया दे देता है कि चार्ज कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्केल बनाया जा सकता है, एक स्केल बनाया जा सकता है और उस स्केल की वजह से अपन जो है मेजर कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। लेकिन अगर अपन डेली लाइफ में आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, आप स्कूल के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो अपन एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं, क्योंकि अपन वहाँ पे गोल्ड लीफ मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, एक ग्लास बोतल लेते हैं, ग्लास बोतल है ये आपके पास, और यहाँ पे एक कॉर्क लगा हुआ है, ये भी किसका है, रबर का है, इंसुलेशन का काम करेगा। और ये मेटल रोड है आपकी, तो ये आप एल्यूमिनियम की ले सकते हो, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम का वायर ले सकते हो, एल्यूमिनियम की रोड ले सकते हो। और नीचे जो फॉइल है, ये फॉइल भी क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल है। तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी एल्यूमिनियम फॉइल, घर में भी मिल जाती है। ठीक है, तो आप जो एल्यूमिनियम का जो वायर था
या जो कॉपर वायर ले सकते हो आप, कोई भी मेटल वायर ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने एल्यूमिनियम फॉइल को यूज़ किया है गोल्ड लीफ के कंपेरेटिवली। तो सेम चीज़ होगी, जब आप कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट यहाँ पे टच करोगे तो चार्ज इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ पे जाएगा, और ये जो लीफ है ये क्या होगी, फैलेगी। क्या होगी, फैलेगी, स्प्रेड होगा, और उससे आप मेजर कर लोगे कि कितना चार्ज उस ऑब्जेक्ट पर था, या आप दो ऑब्जेक्ट के चार्ज को कंपेयर कर सकते हो कि किस पे ज़्यादा चार्ज था, किस पे कम चार्ज था। तो ये हो गई भाई भैया कहानी अपनी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और अपने सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे सेफ, टेक केयर।